कहते हैं सिर्फ शब्द नहीं होती, ये तो एक कला है। ऐसी कला जो खूबसूरत गहनों से सजी हो। सोचिए जैसे कोई जेवर किसी की सुंदरता को और निखार देता है, बिल्कुल वैसे ही कुछ खास शब्द, कुछ खास तरीके कविता को यादगार बना देते हैं। तो आज हम कविता के इसी जेवर बक्से को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस आभूषण पर नजर डालते हैं जो कविता को सुनते ही बस अपनी तरफ खींच लेता है। ये वो पहली चमक है जो फौरन हमारा ध्यान पकड़ लेती है। जरा इस पंक्ति को सुनिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, है ना। इसमें शब्दों का एक संगीत सा है, एक ऐसी लय है जो कानों को कितनी अच्छी लगती है। बस एक पल के लिए इसे महसूस कीजिए, इससे पहले कि हम इसके पीछे का राज जानें। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस पंक्ति में ऐसा क्या जादू है। ये सिर्फ शब्दों का एक ग्रुप तो नहीं है, इसमें कुछ तो खास है जो इसे गाने जैसा बना रहा है। तो क्या है वो? और हमारी इस पूरी यात्रा में ये जो हाथ से लिखे नोट्स हैं ना, यही हमारे गाइड होंगे। समझिए कि यही वो खजाना है जो हमें कविता के इन गहनों को समझने में मदद करने वाले हैं। तो इसी जादू को कहते हैं अलंकार। ये शब्द बना है संस्कृत के दो शब्दों से, अलम जिसका मतलब है आभूषण और कार मतलब करने वाला। तो अलंकार का सीधा सीधा मतलब हुआ वो जो सजाता है। अलंकार ही कविता का वो गहना है जो उसे सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाता बल्कि कहीं ज्यादा असरदार भी बना देता है। अच्छा, तो ये जो अलंकार है ना, इनके दो मुख्य प्रकार हैं, या यूं कह लीजिए कि खूबसूरती पैदा करने के दो बिल्कुल अलग अलग संसार हैं। तो चलिए इन दोनों संसारों में क्या फर्क है इसे समझते हैं। एक तरफ है शब्दालंकार। यहाँ सारी खूबसूरती शब्दों की आवाज में या उनके इस्तेमाल में छिपी होती है। मतलब अगर आपने शब्द बदल दिया तो समझ लीजिए कि वो जादू, वो खूबसूरती खत्म। दूसरी तरफ है अर्थालंकार। यहाँ खूबसूरती शब्दों के मतलब में होती है, उनके अर्थ में। तो यहाँ आप उसी मतलब वाला कोई दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर खूबसूरती वैसी की वैसी ही रहेगी। तो आज हम अपना पूरा ध्यान पहले वाले संसार पर लगाएंगे, यानी शब्दालंकार। ये वो दुनिया है जहां कवि सिर्फ शब्दों की आवाज से जादूगरी करते हैं। अब शब्दालंकार की इस दुनिया में ना कई खूबसूरत गहने हैं। नाम सुनिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे मजेदार और दिलचस्प गहनों को जरा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम और शायद सबसे मशहूर अलंकार से, अनुप्रास। ये और कुछ नहीं, बस अक्षरों या वर्णों की आवाज के दोहराव का खेल है। पूरा का पूरा खेल ध्वनि का है। और देखिए, मजेदार बात यह है कि अनुप्रास भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके भी 5 अलग अलग रूप हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और हर एक का अपना अलग नियम है, अपना अलग जादू है। तो सबसे पहले आता है छेकानुप्रास। इसका नियम तो बहुत ही सीधा है। जब कोई व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट किसी लाइन में ठीक 2 बार आए, मतलब सिर्फ एक बार रिपीट हो, तो वहां छेकानुप्रास होता है। बस जैसे ये उदाहरण देखिए, रहीमन रहीला की भली। यहाँ र अक्षर कितनी बार आया? ठीक 2 बार। बस यही है छेकानुप्रास। कितना सरल और सुंदर है ना। अच्छा, अब आते हैं वृत्त्यानुप्रास पर। ये समझिए कि छेकानुप्रास से एक कदम आगे है। यहाँ एक ही व्यंजन 2 से ज्यादा बार या मतलब कई बार रिपीट होता है और इसी से एक खास तरह का संगीत और एक फ्लो पैदा होता है। और इसका सबसे मशहूर उदाहरण तो यही है, तरिणी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। सुन रहे हैं, यहाँ त की आवाज बार बार गूंज रही है, जिससे एक बहुत ही मीठा और यादगार इफेक्ट पैदा होता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ा अलग है। लाटानुप्रास, इसमें कोई अक्षर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा शब्द या शब्दों का समूह मतलब फ्रेज रिपीट होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जैसे ही उसे दूसरी बार पढ़ते हैं, पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। यहाँ जो उदाहरण है वो कमाल का है। देखिए कैसे एक छोटे से कॉमा जैसे बदलाव से मतलब पूरा पलट जाता है। पहली लाइन है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेतु। मतलब जो इंसान गुलाम है उसके लिए स्वर्ग नरक का कोई मतलब नहीं। अब दूसरी लाइन देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इसका मतलब है जो इंसान गुलाम नहीं है उसी के लिए स्वर्ग नरक का मतलब है।
देखिए, शब्द वही है, पराधीन जोजन, पर मतलब बिल्कुल उल्टा। यही तो है लाटानुप्रास का चमत्कार। चलिए, अनुप्रास से आगे बढ़ते हैं। अब हम उन अलंकारों की तरफ चलते हैं जहां खेल सिर्फ आवाज का नहीं है, बल्कि एक ही शब्द के अलग अलग मतलबों का है। ये है यमक अलंकार। यहाँ एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आएगा और हर बार उसका मतलब कुछ और होगा। वो मशहूर लाइन तो सुनी ही होगी, कनक कनक ते 100 गुनी। यहाँ एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे का धतूरा। या फिर वो वाला काली घटा का घमंड घटा। इसमें पहली घटा मतलब बादल और दूसरी घटा मतलब कम हो जाना। है ना मजेदार? अब बारी है श्लेष अलंकार की। श्लेष शब्द का मतलब ही होता है चिपका हुआ, और इस अलंकार में होता भी यही है। शब्द तो बस एक ही बार आता है, लेकिन उसमें एक साथ कई मतलब चिपके होते हैं और इसी से कविता में गहराई की कई लेयर्स बन जाती हैं। इसका ये सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लाइन है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ एक शब्द है सुबरन और उसे ढूंढने वाले हैं 3 लोग, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब देखिए, कवि के लिए सुबरन का मतलब है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए उसी शब्द का मतलब है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए उसके लिए सुबरन का मतलब है सोना। देखा, शब्द एक, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मतलब 3। यही तो है श्लेष की खूबी। तो शब्दालंकार के जेवर बक्से को तो हमने काफी खंगाल लिया, लेकिन याद है ना, खूबसूरती का एक और संसार भी तो है, अर्थालंकार। ये वो दुनिया है जहां जादू शब्दों के मतलब से पैदा होता है। चलिए बस दरवाजा खोलकर इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। देखिए, अर्थालंकार की दुनिया में उपमा, रूपक, मानवीकरण जैसे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली गहने हैं। यहीं पर कवि कहते हैं चांद सा सुंदर मुखड़ा, या फिर कहते हैं जीवन एक सफर है। यहाँ सारा खेल तुलनाओं का है, कल्पनाओं का है, जिससे कविता में असल गहराई आती है। सच कहूं तो ये अपने आप में इतनी बड़ी दुनिया है कि इस पर एक पूरी अलग चर्चा हो सकती है। तो अब जब कविता का ये जेवर बक्सा खुल ही चुका है, तो एक सवाल उठता है कि अगली बार जब कोई कविता पढ़ेंगे या सुनेंगे तो कौन सा गहना सबसे पहले ध्यान खींचेगा? शब्दों की खनक या फिर उनके अर्थ की गहराई? सोचिएगा जरूर।